हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। तो आज हम इस वीडियो में एनसीईआरटी जियोग्राफी क्लास 7 का चैप्टर 4 का पार्ट 2 कवर करेंगे। इससे पहले मैंने जो फर्स्ट पार्ट है उसकी वीडियो बना रखी है, तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। अगर आपने वो पार्ट नहीं देखा तो वहाँ से जाके देख सकते हो। सो लेट अस स्टार्ट। हाँ जी, अब वेदर एंड क्लाइमेट के बारे में जानते हैं। वेदर होता है मौसम, क्लाइमेट होता है हमारा जलवायु। इट इज़ गोइंग टू रेन टुडे, विल इट बी ब्राइट एंड सनी टुडे। तो कहता है कि आज वर्षा होगी या आज जो हमारा दिन होगा वो साफ रहेगा, धूप निकलेगी। ठीक है। हाउ मैनी टाइम्स हैव वी हेयर दिस फ्रॉम। कहता है कि बहुत समय हम सुनते हैं ये। एंशियस होता है उत्सुक, क्रिकेट प्रेमियों से, क्रिकेट फैन जो होते हैं। ठीक है। स्पेकुलेटिंग द फेथ ऑफ अ वन डे मैच, जो अपने वन डे मैच के लिए जो भविष्यवाणी करते होते हैं वो। ठीक है। तो स्पेकुलेटिव का मीनिंग हो गया अटने लगाना, मीन्स कि अपनी तरफ से भविष्यवाणी करना कि मैच होगा नहीं होगा। ठीक है। इफ़ वी इमेजन, कहता है कि अगर सोचो कि योर बॉडी टू बी ए रेडियो, आपकी बॉडी रेडियो हो, द माइंड इज स्पीकर, तो आपके जो माइंड है वो स्पीकर हो। वेदर इज समटाइम दैट फील्ड्स विद द कंट्रोल नॉब्स। नॉब होता है बटन। तो कहता है कि जो वेदर होगा ना, तो इसको निरंतर करने वाला जो बटन है, इसके कंट्रोल करने वाले बटन को छेड़छाड़ करता रहेगा। ठीक है। वेदर इज दिस हॉट टू और डे टू डे कंडीशन ऑफ द एटमोसफेयर। कहता है वेदर जो घंटे से घंटे और दिन प्रतिदिन की कंडीशन होती है। ए हॉट और ह्यूमिड वेदर में मेक वन इरिटेबल। तो कहता है कि जो हॉट, गर्म, जो ह्यूमिड, नमी भरा, ठीक है, वेदर हो तो हमें इरिटेबल करता है। इरिटेबल मीन्स कि हमें चिड़चिड़ा बनाता है। ठीक है। अगर प्लेजेंट, सुहावना हो, ब्रीजी, ठंडी ठंडी हवा चल रही हो, वेदर मेक वन चीयरफुल, तो ये हमें खुशियाँ देता है। इवन कि हम प्लान भी बना सकते हैं बाहर घूमने का। वेदर कैन चेंज ड्रामेटिकली, ड्रामे की तरह ये चेंज भी हो सकता है। कहता है फ्रॉम डे टू डे, हर दिन। हाउएवर द एवरेज वेदर कंडीशन ऑफ ए प्लेस फॉर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम रिप्रेजेंट द क्लाइमेट ऑफ द प्लेस। तो कहता है कि लंबे समय तक जो वेदर की कंडीशन रहती है एक जैसी, ठीक है, तो उसको क्या बोल देते हैं? क्लाइमेट बोल देते हैं। उसको क्या बोल देते हैं? क्लाइमेट। मीन्स कि जैसे वेदर डे टू डे हो गया, तो उसी तरह जो एक लंबे समय तक इसकी प्रेजेंट रहता है, ठीक है, तो उसको हम क्लाइमेट बोलते हैं। जैसे सर्दियां, हमें पता है दिसंबर में सर्दी आएगी, तो दिसंबर में सर्दी होती है हमारे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, हर साल होती है। तो उस समय उस प्रकार हमें उसको क्या बोल देते हैं? क्लाइमेट बोल देते हैं ऑफ ए प्लेस। नाउ डू यू अंडरस्टैंड वाई वी हैव डेली वेदर फॉरकास्टिंग। तो अब आपने देखा कि डेली फॉरकास्टिंग कैसे होती है, कि जो मौसम है उसका दैनिक पूर्व अनुमान क्यों लगाते हैं, ठीक है, उनके बारे में क्यों होते हैं। आगे हमारा टेम्परेचर। तो द टेम्परेचर यू फील एवरी डे इज द टेम्परेचर ऑफ द एटमोसफेयर। तो जो हम टेम्परेचर हर रोज फील करते हैं ना, तो टेम्परेचर होता है एटमोसफेयर का। ठीक है। द डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस ऑफ द एयर इज नोन एज द टेम्परेचर। तो हवा में गर्मी है, ठीक है, गर्म हवा है या ठंडी हवा है, तो इसी को हम टेम्परेचर बोल देते हैं। द टेम्परेचर ऑफ द एटमॉस्फेयर चेंज नॉट ओनली बिटवीन डे एंड नाइट बट आल्सो फ्रॉम सीजन टू सीजन। तो कहता है कि दिन रात में ही नहीं बदलता, सीजन टू सीजन भी ये टेम्परेचर चेंज होता रहता है। समर्स आर हॉटर देन विंटर। तो हमें पता ही कि समर जो गर्म होते हैं विंटर के मुकाबले। एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर दैट इन्फ्लुएंसेस होता है प्रभाव डालना, द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर, टेम्परेचर की डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर प्रभाव डालते इज आइसोलेशन। तो आइसोलेशन होता है जो इसकी डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर प्रभाव डालता है। तो आइसोलेशन को हिंदी में हम आत्मन बोल देते हैं। ठीक है। आत्मन। आइसोलेशन इज द इनकमिंग सोलर एनर्जी इंटरसेप्टेड बाय द अर्थ। इसका मतलब होता है कि आइसोलेशन क्या होता है कि सूरज से आने वाली वो रोशनी होती है जिसको धरती अपने ऊपर रोक लेती है। ठीक है। इंटरसेप्टेड तो रोक लेना, ठीक है, तो वो रोशनी सूरज की जिसको धरती रोक लेती है उसको क्या बोलते हैं? आइसोलेशन बोल देते हैं। तो क्लियर है। द अमाउंट ऑफ द आइसोलेशन डिक्रीज फ्रॉम इक्वेटर
टूवार्ड्स द पोल। तो कहता है कि जब अमाउंट होती है ना इसकी आइसोलेशन की, ये कम होती जाती फ्रॉम द इक्वेटर टूवार्ड्स द पोल। जब हम इक्वेटर से पोल की तरफ जाना शुरू कर देते हैं ना, तो इसकी जो मात्रा होती है वो कम होना शुरू हो जाती है। देयरफॉर द टेम्परेचर डिक्रीजेस इन द सेम मैनर। इसी तरह जो टेम्परेचर है हमारा जो नीचे को आना शुरू हो जाता है जब हम इक्वेटर से पोल की तरफ जाना शुरू कर देते हैं। तो वेदर इंस्ट्रूमेंट के बारे में भी थोड़ा जान लेते हैं। वेदर इंस्ट्रूमेंट में थर्मोमीटर मेजर द टेम्परेचर को मापने के लिए होता है। तो ये बैरोमीटर की पिक दी है। बैरोमीटर जो होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो होता है ना, उसको मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। बैरोमीटर का प्रयोग एटमॉस्फेयर में जो प्रेशर होता है उसको मापने के लिए किया जाता है। तो रेन गेज क्या होता है कि ये रेनफॉल की अमाउंट को मापने के लिए किया जाता है, कितनी तीव्रता से रेन हो रही है तो उसकी मापने के लिए किया है। विंड वेन आपको पता ही है, शो द डायरेक्शन ऑफ द विंड। विंड की डायरेक्शन के लिए बताई जाती कौन सी दिशा से कौन की दिशा की तरफ हवा चल रही है। कहता है कि नाउ डू यू अंडरस्टैंड वाई पोल्स आर कवर्ड विद स्नो। तो आपको अब क्लियर होगा कि पोल कवर क्यों रहते हैं बर्फ़ से। इफ़ द अर्थ टेम्परेचर राइजेस टू हाई, कहता है कि अगर अर्थ का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई हो जाएगा, इट वुड बिकेम टू वार्म फॉर सम क्रॉप्स टू ग्रो। तो इतना गर्म हो जाएगा तो कुछ फसलें यहाँ पे हम नहीं उगा सकते हैं। टेम्परेचर इन सिटीज़ इज़ मच हायर देन दैट ऑफ द विलेज। तो कहता है कि जो सिटीज़ में होता है, शहरों में टेम्परेचर ज़्यादा गर्म हो जाता है गाँव के मुकाबले। द कंक्रीट एंड द मेटल इन द बिल्डिंग एंड द asphalt ऑफ रोड। पता है क्या होता है asphalt ऑफ रोड? तो अभी बता देते हैं आपको। गेट हीटेड अप ड्यूरिंग द डे। तो डे के समय ये बहुत ज़्यादा गर्म हो जाते हैं। दिस हीट इज रिलीज ड्यूरिंग द नाइट। तो ये नाइट को ये रिलीज कर दी जाती, छोड़ दी जाती है। तो अब दिखाते हैं आपको। तो ये होता है एस्फाल्ट, जो सड़कों के ऊपर कंक्रीट के साथ मिला के डाला जाता है ना, तो इसको क्या बोलते हैं? एस्फाल्ट्स। हाँ जी, आगे कहता है कि आल्सो द क्राउडेड हाई राइज बिल्डिंग ऑफ द सिटीज ट्रैप द वार्म एयर एंड दस रेज द टेम्परेचर ऑफ द सिटी। तो बड़ी बड़ी क्राउडेड एरिया वाला जो भीड़ भरा इलाका होता है, ऊंची ऊंची बिल्डिंगें होती है, वो कहता है कि ट्रैप सोख लेती है, किसको? गर्मी को सोख लेती है। ठीक है, तो टेम्परेचर इससे बढ़ जाता है। ठीक है, तो उससे टेम्परेचर बढ़ जाता है। तो यहाँ पे डू यू नो को देख लेते हैं। अब दा कहता है कि स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरिंग टेम्परेचर इज़ डिग्री सेल्सियस। तो कहता है कि जो टेम्परेचर को मापने की इकाई है, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? डिग्री या सेल्सियस बोल देते हैं। तो कहता है आगे इट वाज इन्वेंटेड, मीन्स कि इसका जो आविष्कार था ना, बाय एंड्रस सेल्सियस। तो एंड्रस सेल्सियस ने इसका आविष्कार किया था। ऑन द सेल्सियस स्केल के ऊपर वाटर फ्रीज्ड, तो पानी जमना शुरू हो जाता है एट 0 डिग्री सेल्सियस पे पानी जमना शुरू हो जाता है। ठीक है, एंड बॉइल्ड एट 100 डिग्री सेल्सियस के ऊपर जो पानी है उबलना शुरू होता है। तो याद रखना किसने इसका आविष्कार किया था? एंड्रस सेल्सियस। ठीक है, एंड्रस सेल्सियस ने इसका आविष्कार किया। तो सेल्सियस से याद रखना, पीछे सेल्सियस उधर लगा है तो सेल्सियस इधर लगा है। तो अब देखते हैं, डू यू नो ही क्लियर कर लेते हैं पहले। ऑन द मून देयर इज नो एयर, कहता है कि मून के ऊपर हवा नहीं है, हैंस नो एयर प्रेशर, तो वहाँ पे एयर का प्रेशर भी नहीं होगा। तो पहले एयर प्रेशर को पढ़ना पड़ेगा, इसके बाद ये क्लियर होगा। तो यू विल बी सरप्राइज टू नो दैट एयर above us pressures us with a great force on our body। कहता है कि जो आप यान के सरप्राइज हो गए कि जो हवा है ना हमारी बॉडी के ऊपर बहुत ज़्यादा फोर्स लगाती है। हाउएवर वी डोंट इवन फील, कि हम इसको फील नहीं कर पाते। इट इज़ बिकॉज द एयर प्रेस्ड अस फ्रॉम ऑल डायरेक्शन एंड और बॉडी एक्साइट्स ए काउंटर प्रेशर। तो कहता है कि हम इसको फील इसलिए कर पाते कि एक समान चारों तरफ से प्रेशर जो डालती है हमारी बॉडी के ऊपर चारों दिशाओं से। तो जो हमारा जो शरीर होता है ना, वो भी फिर विपरीत दिशा से बल लगाता है। ठीक है, काउंटर प्रेशर मीन्स कि विपरीत दिशा से वो भी बल लगाना शुरू कर देता है।
एयर प्रेशर इज डिफाइंड एज द प्रेशर exerted by the weight of air on the earth surface। तो कहता है कि जो पृथ्वी की सतह पर वायु के भार द्वारा लगाया गया दबाव वायु दबाव कहलाता है। मीन्स कि जो पृथ्वी की सतह के ऊपर हवा के द्वारा जो दबाव लगाया जाता है ना, उसको वायु दबाव भी कहा जाता है। तो आगे क्या कहता है, एज वी गो अप द लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर द प्रेशर फॉल्स रैपिडली। तो कहता है कि जब क्या होता है कि गो अप ऊपर को जाती हैं, एटमॉस्फेयर की लेयर के ऊपर को जाना शुरू कर देते हैं, प्रेशर जो है फॉल रैपिडली, तो गिरना शुरू हो जाता है हवा का दबाव। द एयर प्रेशर इज हायर एट सी लेवल। तो समुद्री सतह के ऊपर जो एयर का प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है। एंड डिक्रीज विद हाइट। तो जैसे जैसे हम उससे दूर जाना शुरू कर देते हैं, हॉरिजेंटली द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एयर प्रेशर इज इन्फ्लुएंस्ड बाय ए टेम्परेचर ऑफ एयर एट ए गिवन प्लेस। तो वायु का जो दबाव होता है ना, वहाँ की जो एयर होती है, लोकल जो एयर होती है वहाँ पे बहती है, ठीक है, उससे प्रभावित होता है। अगर वहाँ पे हवा ठंडी है तो ठंडा हो जाएगा, और वहाँ पे जो गर्म हवाएं चलती है तो वो क्या हो जाएगा, गर्म हो जाएगा। मीन्स कि इन्फ्लुएंस होता है, उसका प्रभाव पड़ता है बाय टेम्परेचर और एयर एट ए गिवन प्लेस, उसी प्लेस में जो जगह हवा चलती है उसका। इन एरियाज वेयर टेम्परेचर इज हाई द एयर गेट्स हीटेड एंड राइज। तो जिस एरिया में, ठीक है, टेम्परेचर ज़्यादा होगा, एयर गेट हीटेड, हवा क्या होगी, गर्म होना शुरू हो जाएगी, और राइज ऊपर को उठना शुरू हो जाएगी। दिस क्रिएट्स ए लो प्रेशर एरिया। तो इस तरह जो हवा ऊपर से को चला जाएगी तो ये लो प्रेशर एरिया बना देती है। जब हवा गर्म होकर ऊपर को जाती है तो लो प्रेशर एरिया बनता है। लो प्रेशर इज एसोसिएटेड विद क्लाउडी स्काइज एंड वेट वेदर। तो जो लो प्रेशर कहते हैं कि बादल युग आकाश एवं नमे मौसम से जुड़ा होता है। मीन्स कि ये बादलों को जन्म देता है, ठीक है, नमी आना शुरू हो जाती है मौसम में। इन एरियाज हैविंग लो टेम्परेचर। तो जो एरिया में कम तापमान वाले क्षेत्र होते हैं, ठीक है, द एयर इज कूल। तो वहाँ पे हवा क्या होती है, ठंडी हो जाती है। इट इज देयर फॉर हैवी। तो ठंडी हवा हैवी होती है। तो याद रखना, जब हवा गर्म होती है तो हल्की होकर ऊपर उठना शुरू हो जाती है। तो जो ठंडी एयर होती है वो हैवी होती है, तो उसकी जगह आना शुरू हो जाती है। हैवी एयर शिंक एंड क्रिएट ए हाई प्रेशर एरिया। तो इस तरह हैवी जो एयर होती है शिंक होकर उनकी जगह लेना शुरू कर देती है, ठीक है, तो हाई प्रेशर एरिया बनना शुरू हो जाता है। ठीक है, क्या होता है कि इन एरिया हैविंग लो टेम्परेचर, जहाँ पे लो टेम्परेचर हो जाता है तो एयर इज कोल्ड, वहाँ पे हवा ठंडा होना शुरू हो जाती है। देयर फॉर हैवी, जो हैवी हो जाती है वो, तो क्या होता है, हैवी एयर शिंक, वो सिकुड़ना शुरू कर देती है एंड क्रिएट ए हाई प्रेशर एरिया। तो एक हाई प्रेशर एरिया उच्च दबाव वाला एरिया क्रिएट करती है। हाई प्रेशर इज एसोसिएटेड विद द क्लियर एंड सनी स्काइज। तो इसके साथ क्या होता है कि हाई प्रेशर के साथ क्या होता है कि जो आसमान है हमारा बिल्कुल क्लियर दिखाई देता है, ठीक है, जो सनी आसमान होता है क्लियर दिखाई देता है। आगे है कि द एयर ऑलवेज मूव फ्रॉम हाई प्रेशर एरिया टू लो प्रेशर एरिया। कहता है कि जो हवा है ना, हाई प्रेशर एरिया से लो प्रेशर एरिया की तरफ मूव करना शुरू कर देती है, ठीक है। जहाँ पे हाई प्रेशर होगा, हाई प्रेशर की तरफ से लो प्रेशर की तरफ जाना शुरू कर देती है। मीन की उच्च दबाव के क्षेत्र से नमन दबाव, जो नीचा दबाव वाला क्षेत्र उनको जाना शुरू कर देती है। तो अब हम इसको भी क्लियर कर लेते हैं। तो मून की बात कर रहे थे कि ऑन द मून देयर इज नो एयर एंड हैंस नो एयर प्रेशर। तो मून के ऊपर ना एयर है ना एयर प्रेशर है। एस्ट्रोनॉमर हैव वेयर स्पेशल प्रोटेक्टिव स्पेस सूट फिल्ड विद एयर व्हेन दे गो टू द मून। तो जो एस्ट्रोनॉमर होते हैं, ठीक है, जब वो स्पेस में जाते हैं तो क्या करते हैं कि सूट पहन के जाते हैं, प्रोटेक्टिव सूट होता है, फिल्ड विद एयर, जिसमें एयर होती है, ठीक है, गो टू द मून, जब वो मून के ऊपर जाते हैं। इफ़ दे डिड नॉट वेयर दीज स्पेस सूट, अगर वे स्पेस सूट ना पहने, द काउंटर प्रेशर एक्साइटेड बाय द बॉडी ऑफ द एस्ट्रोनॉट्स वुड मेक द ब्लड वेसल्स ब्रस्ट, द एस्ट्रोनॉट वुड ब्लीड। तो क्या कहता है कि अगर उन्होंने ये सूट ना पहना हो
पहन के अंतरिक्ष में जाए तो अब क्या होगा, यात्रियों को शीट द्वारा विपरीत बल लगाया जाएगा। ठीक है, जो उधर हवा से वहाँ पे हवा तो नहीं है, तो यात्रियों का बल विपरीत काउंटर मीन्स की प्रेशर बल लगाएगा। ठीक है, और हवा नहीं है, जैसे धरती पे हवा भी बल लगाती है, हमारी बॉडी भी लगाती है, वहाँ पे हवा तो नहीं, हमारी बॉडी क्या लगाएगी, प्रेशर लगाना शुरू कर देगी। तो इससे क्या होगा कि जो रक्त शिराएँ हैं उनकी फटना शुरू हो जाएंगी और ब्लीडिंग मीन की उनको अंतरिक्ष में उनमें ब्लीडिंग होना शुरू हो जाएगी उनकी बॉडी से। तो विंड, तो विंड क्या होती है देखते हैं। द मूवमेंट ऑफ एयर, हवा की जो मूवमेंट होती है फ्रॉम हाई प्रेशर एरिया टू लो प्रेशर एरिया इज कॉल्ड विंड। तो हाई प्रेशर एरिया की तरफ से लो प्रेशर एरिया की तरफ जाना क्या कहलाता है, विंड कहलाता है। ठीक है, तो इसको डायग्राम के द्वारा देखते हैं। हाई प्रेशर एरिया से लो प्रेशर एरिया की तरफ बहती है विंड। विंड जो होती है, हमेशा याद रखना, जो हवा होती है ना, हाई प्रेशर एरिया से लो प्रेशर एरिया की तरफ बहती है। तो लो प्रेशर एरिया कौन सा होता है, हाई प्रेशर एरिया कौन सा होता है, तो पहले इसको ध्यान से देखते हैं। हाँ जी, तो पहले ये देखिए, ये वाला एरिया होता है ना इक्वेटर, जो हमारी 0 डिग्री लैटिट्यूड है, इक्वेटर। इक्वेटर के साथ वाले एरिया में यहाँ पे सूरज की रोशनी सीधी पड़ती है। ठीक है, सूरज की रोशनी क्या पड़ती है, सीधी पड़ती है, याद रखना, ये इक्वेटर वाला एरिया है, तो यहाँ पे सूरज की रोशनी सीधी पड़ती है। हाँ जी, तो हमने देखा कि इक्वेटर पे सूरज की रोशनी सीधी पड़ती है। तो ये देखिए, ये मैंने जो स्काई ब्लू कलर की, ये मैंने हम सपोज करो कि ये विंड है, तो उस एरिया की हवा है, ये सूरज की रोशनी इक्वेटर है, मीन्स कि ये इक्वेटर के ऊपर सूरज की रोशनी पड़ रही है। तो इससे क्या होता है कि जब हवा के ऊपर सूरज की रोशनी पड़ती है तो वो गर्म होना शुरू हो जाती है। तो हमेशा याद रखना, जो गर्म हवा होती है ना, वो ऊपर को उठना शुरू कर देती है। जब वो ऊपर उठती है ना, ठीक है, तो अपने नीचे वो लो प्रेशर एरिया क्रिएट कर देती है। तो अब क्लियर हो गया, हवा गर्म होके ऊपर उठती है, ऊपर उठने के कारण उसके जो नीचे जमीन होती है ना, वो खाली होती है, तो उसकी जगह पे दूसरी हाई प्रेशर एरिया से आके जो हवा फिल करना शुरू कर देती है इसको। तो जब हवा गर्म होके ऊपर उठती है तो अपने नीचे वो लो प्रेशर एरिया क्रिएट करती है। क्लियर हो गया। तो ये डायग्राम सेकंड में देखते हैं। तो इसमें क्या होता है कि सूरज की रोशनी पड़ी तो ये हवा गर्म होके ऊपर को जाना शुरू हो गई। ठीक है, हवा गर्म होके ऊपर को जाना शुरू हो गई। तो उसके नीचे, तो ये देखिए, हाई प्रेशर एरिया को मैंने येलो कलर में दिखाया है, लो प्रेशर एरिया को मैंने स्काई ब्लू कलर में दिखाया हुआ है। तो अब हाई प्रेशर एरिया मीन की जो साथ वाला एरिया की हवा होती है ना, जो ठंडी हवा होती है, तो वो इसकी जगह पे आना शुरू कर देती है। अब क्लियर है कि जब ये गर्म हवा ऊपर को उठना शुरू हो जाती है, इसके नीचे लो प्रेशर एरिया बन जाता है, तो वहाँ पे साइड वाली हवा, जो ठंडी हवा होती है, इसकी जगह को फिल करना शुरू कर देती है। तो ये देखिए, तो अब क्या हुआ, थर्ड डायग्राम में जो हमारी हवा थी गर्म ऊपर चलेगी, तो उसके नीचे और हवा ने आके अब जगह ले ली उसकी। तो इसी तरह ये गर्म हो जाएगी, फिर ये ऊपर चले जाएगी, फिर इस तरह दूसरी एरिया से हवा आके इसके नीचे फिर आना शुरू कर देगी। तो ये लगातार कंटिन्यू प्रोसीजर चलता रहता है। तो इस तरह हवा की मूवमेंट लगातार चलती रहती है हाई प्रेशर एरिया से लो प्रेशर एरिया की तरफ। नाउ यू कैन सी विंड एट वर्क। तो आप कहता है कि हवा को काम करते भी देख सकते हो। एज इट ब्लो ड्राई लीव्स फ्रॉम द पेमेंट, तो सड़क के ऊपर पड़े हुए सूखे पत्तों को उड़ाते हुए आप देख सकते हो इसको। अपरूट द ट्री ड्यूरिंग अ स्टॉर्म। स्टॉर्म होता है तूफान, ठीक है, जब बहुत तेज तूफान आता है तो अपरूट निकाल ही देता है, जड़ों से दरख्तों को निकालते हुए भी हवा को देखा होगा आपने। सम टाइम व्हेन द विंड बिलो जेंटली, कब जब हवा सुहावनी बहती है ना, यू कैन एवर सी इट ब्लोइंग अवे स्मोक और फाइन डस्ट। जब ये धीरे धीरे बहती है तो आपने देखा होगा कि अपने साथ ये धुएं को, ठीक है, या धूल को उड़ाते लेके जा रही होती है। ठीक है, एट ए टाइम विंड कैन बी सो स्ट्रॉन्ग दैट इट इज़ डिफ़िकल्ट टू वॉक अगेंस्ट इट। तो कई बार क्या होता है कि कभी कभी जो पवन इतनी तेज़ होती है कि उसकी अपोजिट डायरेक्शन में हम नहीं चल सकते। इधर से हवा बहुत तेज़ से आ रही है तो इसके हवा की तरफ हम नहीं जा सकते। ठीक है, तो यू मस्ट हैव एक्सपीरियंसिस इट इन नॉट ईजी टू होल्ड एन अम्ब्रेला ऑन ए विंडी डे। तो विंडी डे में जिस दिन हवा बहुत तेज़ होती है, अम्ब्रेला लेके, इसका आपने कभी एक्सपीरियंस भी किया होगा। थिंक ऑफ some other example when strong winds have created problems for you। तो कहता कि इस तरह की कंडीशन के बारे में सोचो जब स्ट्रॉन्ग विंड ने आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट की हो।
हाँ जी, तो पेवमेंट होता है सड़क के साथ वाला जो रास्ता होता है जहाँ पे पैदल यात्री चलते हैं, तो उसको बोलते हैं। तो आपने देखा कि काम कैसे करती है कि वहाँ से पत्ते उड़ाते हुए हमने विंड को देखा है। हमने विंड को जब बहुत तेज़ आती, तूफान के रूप में आती, जड़ों से दरख्तों को निकालते हुए देखा है। तो जब एक्सपीरियंस किया होगा, जब आप छाता खोलते हो, बहुत तेज़ विंड होती, तो आपके साथ क्या होता है। हाँ जी, अब डू यू नो को भी देख लेते हैं। विंड इज नेम्ड आफ्टर द डायरेक्शन फ्रॉम विच इट ब्लोज। एग्जाम्पल, द विंड फ्रॉम ब्लोइंग फ्रॉम द वेस्ट इज कॉल्ड वेस्टर्ली। तो कहता है कि पश्चिम का नाम पवन जो होती, जो पवन होती है, विंड जो होती है, उसका नाम जो होता है डायरेक्शन के मुताबिक पड़ता है कि कौन सी डायरेक्शन से वो बह रही है। जिधर से वो आ रही है उस डायरेक्शन के नाम पे उसका नाम पड़ जाता है। ठीक है, उदाहरण के लिए उसने बोला है कि जो पश्चिम से पवन आती है, पश्चिम से आने वाली जो पवन होती है, तो हम उसको पश्चिमी पवने बोल देते हैं। ठीक है, वेस्ट से आने वाली पवने को जो हवा होती है उसको हम वेस्टर्ली बोल देते हैं। हाँ जी, आगे देखते हैं। कहता है विंड कैन बी ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू 3 टाइप्स। तो विंड को हम 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। हाँ जी, तो टाइप्स ऑफ विंड देखते हैं। परमानेंट विंड होती है, उसके बाद सीजनल विंड आ गई और लोकल विंड होगी। तो ये इन तीनों के बारे में अब जानते हैं। हाँ जी, कहता है कि परमानेंट विंड्स, द ट्रेड विंड्स, जो ट्रेड विंड्स बोलते, ट्रेड विंड्स एंड वेस्टर्लीज एंड ईस्टर्लीज आर द परमानेंट विंड्स। ये परमानेंट विंड्स होती हैं। दीज ब्लो कॉन्स्टेंटली थ्रू आउट द ईयर इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन। तो लगातार ये एक ही दिशा में बहती रहती है, पूरा साल भर ये एक ही दिशा में बहती रहती है। इसीलिए इनका नाम क्या रखा है, परमानेंट विंड रख दिया है। हाँ जी, तो सीजनल विंड के बारे में जानते हैं। दीज विंड चेंज देयर डायरेक्शन इन डिफरेंट सीजन। तो कहता है कि ये जो विंड होती है डिफरेंट सीजन में अपनी डायरेक्शन चेंज कर देती है। ठीक है, फ्रॉम एग्जाम्पल मानसून इन इंडिया। तो इसी के कारण इंडिया में मानसून आता है। तो ये क्या करती है, अपनी डायरेक्शन चेंज करती है सीजन के अकॉर्डिंग। तो इसी कारण इंडिया में मानसून आता है। लोकल विंड क्या होती है, स्थानीय पवनें होती है कि बस उसी एरिया में चलती है। तो जैसे दीज ब्लो ओनली ड्यूरिंग ए पर्टिकुलर पीरियड ऑफ द डे और ए ईयर। तो पीरियड ऑफ डे या किसी खास दिनों में, ठीक है, या साल के किसी खास एरिया में चलती है। ठीक है, और ए ईयर इन ए स्मॉल एरिया, किसी छोटे एरिया में। फॉर एग्जाम्पल, इसकी एग्जाम्पल दी हुई कि लैंड ब्रीज हो गया। ठीक है, लैंड एंड सी ब्रीज हो गया, जमीन और समुद्री ब्रीज हो गया। कहता है डू यू रिकॉल द हॉट एंड ड्राई लोकल विंड्स ऑन नॉर्थर्न प्लेन्स ऑफ इंडिया, इट्स कॉल्ड लू। तो हम नॉर्थर्न इंडिया में रहते हैं, तो गर्मियों में बहुत तेज़ हवाएं चलती है। ठीक है, तो हमें अपना जो सारा कुछ कवर करके निकलना पड़ता है बाहर। हम फेस कवर करते हैं कपड़े से, तो उस समय बहुत गर्म जो हवाएं चलती है उसको क्या बोलते हैं, लू। तो ये इसकी एक एग्जाम्पल है। तो फिर से देखिए, कहता है कि जो वह पवनें होती हैं किसी छोटे क्षेत्र से जो चलती है, ठीक है, पूरे साल में, ठीक है, या किसी निश्चित दिनों में चलती है, किसी खास एरिया की होती है, तो उन सभी को हम क्या बोल देते हैं, लोकल विंड्स बोल देते हैं। लोकल वहीं की मीन्स की उसी एक खास एरिया की। तो हाँ जी, तो इसको अच्छे से आप डायग्राम के द्वारा समझते हैं। तो इसको समझने से पहले ना कोरोलिसिस इफेक्ट के बारे में आपको पता होना ज़रूरी चाहिए। ये आपकी बुक में नहीं है, तो थोड़ा सा इसके बारे में जानकारी देना। तो कोरोलिसिस इफेक्ट क्या होता है, क्या होता है कि हमारी धरती वेस्ट से इसकी तरफ घूम रही है। तो हमें सभी को पता है, हमने डायग्राम के द्वारा भी सीखा था, ट्रिक के द्वारा भी। तो वेस्ट से इसकी तरफ हमारी धरती घूम रही होती है। तो सपोज आप ये कर्सर देखो, यहाँ पे आप खड़े हो, तो अगर आपने कोई फुटबॉल फेंका इधर को, यहाँ से इस तरफ फेंका इक्वेटर की तरफ, तो जो फुटबॉल होगा ना वो बिल्कुल सीधा नहीं आएगा। ठीक है, वो बिल्कुल सीधा नहीं आएगा। वो क्या होगा कि वो इस तरफ को, राइट साइड को अंदर को झुकना शुरू करेगा, अंदर को झुकेगा। तो ये देख सकते हो ना, एरो अंदर की तरफ बने हुए हैं। तो अगर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में आप खड़े होके आप कुछ फेंकते हो, तो आपकी राइट साइड को टर्न हो जाएगा, राइट साइड की तरफ जाएगा, बिल्कुल सीधा नहीं आएगा। इसी तरह जो हम साउदर्न हेमिस्फीयर में यहाँ पे खड़े होके कोई चीज़ इस तरफ को फेंकते हैं, इक्वेटर की तरफ फेंकेंगे, तो वो भी आपकी लेफ्ट साइड को जाना शुरू कर देंगे। तो नॉर्दर्न में आपकी राइट साइड और साउदर्न में आपकी लेफ्ट साइड जाना शुरू कर देगी। तो फेरल ने भी बताया था, फेरल ने क्या बताया था कि जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है ना, जो हवाएं होती हैं आपके राइट हैंड की तरफ घूमेंगी, और जो आपकी साउदर्न हेमिस्फीयर में जो हवाएं होगी ना, तो आपके लेफ्ट हैंड की तरफ घूमेगी। तो इसीलिए हवाएं अपना रास्ता चेंज करती है, घूमती अंदर की तरफ को हो जाती है।
किसके कारण? कोरोलेसिस इफेक्ट होता है। कोरोलेसिस इफेक्ट क्या होता है? धरती के घूमने के कारण ये पैदा होता है। तो इसके बारे में हमने जाना। तो अब देखते हैं विंड। तो ये हमारा इक्वेटर है, इक्वेटर के ऊपर सूरज की रोशनी सीधी पड़ रही है, तो यहाँ पे क्या होता है? लो प्रेशर एरिया क्रिएट हो जाता है। तो यहाँ पे कौन सा एरिया क्रिएट हो जाता है? लो प्रेशर एरिया क्रिएट हो गया। तो इस क्या होता है कि ये हवा ऊपर को उठना शुरू कर देती है, ठीक है। ये देखिए यहाँ से ऊपर उठी ये हवा ऊपर उठी और घूम के इसके पास पोलर की तरफ जाने के अलावा कोई चारा नहीं होता, तो यहाँ से उठ के ये पोलर की तरफ जाना शुरू कर देती है। तो आगे क्या होता है कि आगे जाके 30 डिग्री नॉर्थ और 35 डिग्री नॉर्थ में ये ठंडी होके ऊपर जाती है। ऊपर जाने के कारण ये ठंडी हो जाती है, ठंडी होके फिर बिल्कुल नीचे आ जाती है ये। तो 30 और 35, तो यहाँ पे 30 और 35 डिग्री के बीच में ये एक ट्रॉपिकल हाई प्रेशर क्रिएट करती है। यहाँ पे ये वाले हिस्से पे ट्रॉपिकल हाई प्रेशर क्रिएट करती है, जिसको हॉर्स लैटिट्यूड्स भी बोल देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आके पहले ये गर्म हुई, इक्वेटर से सूरज की रोशनी से गर्म हुई, ऊपर उठी, ऊपर जाके ये ठंडा होनी शुरू हो गई। ठंडा होके फिर ये 30 से और 35 डिग्री नॉर्थ में जाके बिल्कुल नीचे आ गई, इस एरिया में आ गई। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंडी है ये। तो ये ट्रॉपिकल सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर एरिया क्रिएट कर देती है यहाँ पे, ठीक है, जिसको हॉर्स लैटिट्यूड भी बोल देते हैं। इसी तरह इधर देखिए, तो यहाँ से फिर गर्म जो हवाएं ठंडी ऊपर को उठी, ठीक है, ऊपर उठी और ऊपर जाके ये यहाँ पे ठंडी हो गई। ठंडी होके फिर वही एरिया पे आ गई, तो ये साउथर्न हेमिस्फीयर में आ गई। साउथर्न हेमिस्फीयर भी 30 से 35 डिग्री साउथ, तो यहाँ पे नॉर्थ था, 30 से 35 डिग्री नॉर्थ था, यहाँ पे 30 से 35 डिग्री साउथ में सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर हॉर्स लैटिट्यूड क्रिएट करती है। तो यहाँ पे आके ये नीचे आ जाती है यहाँ पे। तो अभी ये क्लियर हो गया, पहले इतना क्लियर करो। क्लियर है? हाँ जी। तो अब देखिए यहाँ पे हमारा लो प्रेशर एरिया क्रिएट हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा हाई प्रेशर एरिया क्रिएट हो जाता है। तो यहाँ से फिर लो प्रेशर एरिया क्रिएट होता है, तो उसके ऊपर यहाँ पे जाके हमारा फिर हाई प्रेशर एरिया होता है। तो ये हमारा जो लोअर प्रेशर एरिया है, ठीक है, तो ये हमारा 0 डिग्री जो हमारी इक्वेटर है उसके ऊपर होता है, ठीक है। उसके बाद हाई प्रेशर एरिया हमारा जो यहाँ पे क्रिएट होता है, ये 30 से 35 डिग्री नॉर्थ में आ जाता है। उसके बाद यहाँ पे जो हमारा होता है 60 डिग्री नॉर्थ वाला ऊपर वाला एरिया होता है, तो यहाँ पे ये लो प्रेशर एरिया हो जाता है। तो ऊपर जो 90 डिग्री वाला चला जाता है इस एरिया में, तो ये हाई प्रेशर एरिया हो जाता है। तो इसी तरह हम नीचे को देख लेते हैं इक्वेटर के। तो हमारा जो 30 डिग्री एस और 35 डिग्री एस के बीच में तो हमारा हाई प्रेशर एरिया क्रिएट हो जाता है। तो उसके बाद फिर हमारा लो प्रेशर एरिया क्रिएट होता है 60 डिग्री एस साउथ में। तो यहाँ पे लास्ट पे जाके हमारा फिर हाई प्रेशर एरिया हो जाता है। तो भी लो प्रेशर एरिया, हाई प्रेशर एरिया, लो प्रेशर एरिया, हाई प्रेशर एरिया क्लियर हो गया। तो पहले आपने ये क्लियर करना है। अब क्लियर हो गया, तो अब हमने देखना है कि विंड कौन सी दिशा से कौन सी दिशा की तरफ। हमें पता है कि हमने पहले ही क्लियर कर लिया डायग्राम के, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ विंड बहती है। तो ये हाई प्रेशर हो गया, तो ये वहाँ से विंड कौन सी तरफ को आना शुरू हो गई? लो प्रेशर, इक्वेटर की तरफ आना शुरू हो गई, ठीक है। तो यहाँ पे भी हाई प्रेशर एरिया, तो यहाँ पे भी इक्वेटर की तरफ अंदर को आना शुरू हो गई। तो यहाँ पे लो प्रेशर 60 डिग्री पे क्रिएट होता है, तो यहाँ पे हाई प्रेशर, मैंने बोला था ना आपको, ये देखो यहाँ पे हवा ऊपर गई, ठंडी हुई, ठंडी हो गई, यहाँ पे हाई प्रेशर एरिया क्रिएट कर दिया। फिर हाई प्रेशर क्रिएट हो गया, तो यहाँ पे लो प्रेशर है, तो फिर ये ऊपर यहाँ से इस तरफ को बहना शुरू कर दी, तो वेस्ट साइड को जाना शुरू कर दिया इसने। तो इसको वेस्टर्ली बोल देते हैं। तो वेस्ट साइड को जाना शुरू कर दिया इसने। तो यहाँ पे अब क्या हुआ? लो प्रेशर एरिया था, क्रिएट हुआ था, तो ये गर्म हवा ये नीचे चलेगी, यहाँ वाली हवा ऊपर उठ जाती है, ठीक है। तो इधर से हाई प्रेशर एरिया होता है, तो यहाँ से क्या होता है कि जो हवा यहाँ की हवा है वो नीचे इस एरिया को, लो प्रेशर वाले एरिया को क्या करना शुरू कर देगी? भरना शुरू कर देगी। तो इस तरह ये देखिए ये सर्कल बना हुआ है, तो यहाँ से हवा इधर गई, ठीक है, इधर से फिर घूम के आई, तो ये इसी तरह कंटिन्यू प्रोसीजर चलता रहता है। तो अब आपको याद रखना है, लो प्रेशर एरिया की तरफ विंड आना शुरू करती है हाई प्रेशर एरिया से। तो लो प्रेशर एरिया की हवा ऊपर चल जाती है, उसकी जगह पे दूसरी हवा जो ठंडी हवा होती है वो लेना शुरू कर देती है। हाँ जी, तो ये डायग्राम एक बार आपकी बुक की देख लेते हैं। तो ये देखिए, तो पोलार ईस्टर्लीज, ठीक है, तो यहाँ से ऊपर से हाई प्रेशर एरिया से लोअर प्रेशर एरिया की तरफ आ रही है,
ठीक है। तो ये जो होती है इनकी जो अपनी डायरेक्शन होती है परमानेंट बहती है, ये वाली सारी जो है, ठीक है। तो सेम वही होता है, पोलार ईस्टर्लीज हो गया तो यहाँ पे देखिए पोलार ईस्टर्लीज हो गया, ठीक है। तो ये वेस्टर्लीज हो गया तो यहाँ पे वेस्टर्लीज आ गया आपका, ठीक है। तो नॉर्थर्न ट्रेड विंड हो गया, जो साउथर्न ट्रेड विंड हो गया। तो इसको आपने अच्छे से एक बार देख लेना है। तो बड़ी क्लासेस में इसके बारे में डीपली जानेंगे, तो आपके लिए सिर्फ इतना ही है इसमें। तो ये साइक्लोन के बारे में देखते हैं। नेचर फ्यूरीज होता है कि कुदरत का रोष कह सकते हो इसको, कुदरत का आवेश कह सकते हो कि कुदरत किस तरह जब नाराज होती तो किस तरह तबाही फैलाती है। तो उड़ीसा लोकेटेड ऑन द ईस्टर्न सी कोस्ट ऑफ इंडिया इन ए प्रोन टू साइक्लोन दैट ओरिजिनेट इन द बे ऑफ बंगाल ऑन 17-18 अक्टूबर 1919। साइक्लोन हिट 5 डिस्ट्रिक्ट ऑफ स्टेट। कहता है कि जो भारत में है ना, ठीक है, जो पूर्वी समुद्री तट पे तो स्थित उड़ीसा में बंगाल की खाड़ी में उठने वाले चक्रवात जो होता है ना, साइक्लोन होता है चक्रवात, तो इसका खतरा हमेशा बना रहता है, ठीक है। तो क्या हुआ था कि 17 और 18 अक्टूबर को 1999 को राज्य के 5 जो जिले थे ना में चक्रवात आया था। इसी राज्य के जो 5 जो डिस्ट्रिक्ट थे ना, स्टेट थी, उनमें चक्रवात आया था। another सुपर साइक्लोन्स अकर्ड ऑन द 29 अक्टूबर 1999। तो उसके बाद सुपर साइक्लोन आया था 29 अक्टूबर 1999। सुपर साइक्लोन को बोलते हैं महाचक्रवात आया था इस दिन। दैट डेविस्टेटेड होता है उजाड़ना, ठीक है, तहस नहस कर देना, सारा कुछ तहस नहस कर देना, डेविस्टेटेड होता है। लार्ज पोर्शन ऑफ द स्टेट, तो इस एरिया के बहुत बड़े पोर्शन को तहस नहस कर दिया था इसने। द डैमेजेस कॉज्ड वर मेनली ड्यू टू 3 फैक्टर्स। तो ये जो सारा डैमेज था 3 फैक्टर के कारण हुआ था, तो उनके बारे में जानते हैं। तो एक थी विंड वेलोसिटी, ठीक है, 3 फैक्टर में से। दूसरी होगी रेन एंड टाइडल सर्ग। टाइडल सर्ग होता है ज्वार का उभार, ठीक है, जो ज्वार उठे थे पानी में, ज्वार हमने देखा है ज्वार भाटा जो उसमें आते हैं पानी में, ठीक है। तो उसी के कारण ये हुआ था। तीनों चीज़ों मिल गई थी, 3 चीज़ें मिली थी। एक तो विंड वेलोसिटी, पवन का वेग मीन्स की उसकी तीव्रता मिल गई थी। दूसरा रेन, बारिश मिल गई थी। तो टाइडल सर्ग मीन्स की जो टाइडल थी ये भी उसके साथ मिल गई थी। द विंड ऑफ अप टू 160 किलोमीटर, तो 260 किलोमीटर की रफ्तार से हवाओं ने बहना शुरू कर दिया पर और लास्ट फॉर ओवर 36 और तो 36 घंटे 260 की स्पीड से हवाएं चल रही है। तो सोचो उस एरिया का क्या होगा। तो आप बाइक पे जाते हो या किसी कार में जाते हो तो 100 की स्पीड पे जब आपकी गाड़ी जाती है तो उस समय क्या आप क्या फील करते हो कि कितनी तेज़ है। तो ये आप वहाँ से एस्टिमेट लगा सकते हो 260 किलोमीटर जो पर हॉर की स्पीड से ये जा रही थी। कहता है कि दीज हाई वेलोसिटी विंड्स अपरूटेड ट्रीज, तो बहुत तेज़ जो हवाएं चल रही थी ट्री को जड़ों से निकाल दिया इसने। एंड डैम्स द कच्चे हाउसेस को बहुत नुकसान पहुंचाया। रूफ टॉप ऑफ सेवरल इंडस्ट्रीज शेड्स एंड अदर हाउसेस वर आल्सो ब्लोन अवे, तो इसमें सारा उड़ गए। तो छतें थी बहुत घरों की जो रूफ टॉप होते थे, ऊपर वाली छतें थी, इंडस्ट्रियल एरिया होता है उसकी शेड वगैरह होती हैं, वो सारा कुछ उड़ गया, इसके साथ ही ब्लो हो गया। पावर सप्लाई एंड टेलीकॉम लाइन्स स्नैप्ड कम्प्लीटली, तो कहता है कि पावर सप्लाई तो बिजली और टेलीफोन लाइन वगैरह पूरी तरह कट गई थी। हैवी रेन अकर्ड अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ए साइक्लोन फॉर 3 days कंटिन्यूसली। कहता कि चक्रवात के चलते, साथ में चक्रवात आ गया तो लगातार 3 दिन कंटिन्यूसली बारिश होती रही वहाँ पे। दीज रेन्स लेड टू ए फ्लड इन द मेजर रिवर ऑफ उड़ीसा, तो लगातार 3 दिन बारिश हो रही है तो उससे क्या हुआ कि जो रिवर थी ना वहाँ की, ठीक है, उड़ीसा की, तो उसमें फ्लड, बाढ़ें आना शुरू हो गई, पानी ज़्यादा भरना शुरू हो गया। द साइक्लोनिक विंड्स कॉज टाइडल वेव्स, तो जो साइक्लोनिक विंड थी ना, ठीक है, जो बहुत तेज़ हवाएं थी, तो उनके साथ क्या हो गया, अब वेव्स के साथ टाइडल तरंगे भी मिल गई उसके साथ, मीन्स की समुद्री ज्वार भी मिल गया। द रेन लेड टू ए फ्लडिंग, तो रिवर में
फ्लड आ गया, ठीक है। उसके बाद साइक्लोन विंड्स कॉज ए टाइडल वेव, तो स्वेप्ट 20 किलोमीटर, तो 20 किलोमीटर रफ्तार से इनलैंड एंड ब्रॉड मैसिव डिस्ट्रक्शन, डिस्ट्रक्शन होता है तबाही मचाना, टू द कोस्टल एरिया। तो एक तो नदियों में बाढ़ आ गया, लगातार बारिश हो रही है, ऊपर से ये टाइडल वेव, ठीक है। तो 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ये आ गई। तो क्या हुआ, तो अब जो साथ वाला जो मैसिव एरिया था, ठीक है, कोस्टल एरिया था, तो वहाँ पे इसने खूब तबाही मचाई, ठीक है। सारा कुछ इसने तबाह कर दिया उसका। द 7 to 10 मीटर हाई टाइडल, तो 7 से 10 मीटर ऊंची टाइडल समुद्री लहरें आई थी, ठीक है। वर इन कहता है इंट्रूडेड, टाइडल वेव इंट्रूडेड होता है घुसपैठ, एकदम से आना, ठीक है। सारा कुछ इसने तहस नहस कर दिया। जो क्रॉप थी, पैडी क्रॉप थी, उसको भी सारे डैमेज कर दी, नुकसान पहुंचा दिया, जिसके कारण बहुत ज़्यादा यहाँ पे नुकसान हुआ। जो धान की फसल बोल देते हैं इसको, पैडी को, पूरी तरह से वो सारी नष्ट हो गई थी। हाँ जी, तो आगे कहता है कि साइक्लोन ओरिजिनेट एज ए डिप्रेशंस इन द गल्फ ऑफ थाईलैंड नियर ईस्ट ऑफ पोर्ट ब्लेयर ऑन 25 अक्टूबर 1919 एंड ग्रेडली होता है धीरे धीरे मूव इन द नॉर्थ वेस्टवार्ड डायरेक्शन। तो अब क्या हुआ कि 25 अक्टूबर को क्या हुआ, पूर्वी पोर्ट ब्लेयर के निकट जो थाईलैंड है ना, थाईलैंड की खाड़ी है, जो गल्फ ऑफ थाईलैंड, थाईलैंड की जो खाड़ी में अवदाब मीन्स कम दबाव के कारण चक्रवात की उत्पत्ति हुई थी, ठीक है। तो जो धीरे धीरे उसने क्या किया, उत्तर पश्चिम की दिशा की तरफ उसने बढ़ना शुरू कर दिया, उसकी तरफ जाना शुरू कर दिया। कहता है कि आगे इट इंटेंसिफाइड इनटू ए सुपर साइक्लोन, तो अब इसकी तीव्रता और बढ़ गई और सुपर साइक्लोन मीन्स कि महाचक्रवात बन गया अभी, ठीक है। एंड हिट द एरिया बिटवीन द अरेसामा, ठीक है, अरेसामा और बालीकुडा इन उड़ीसा ऑन 29 अक्टूबर एट 10:30। तो 29 अक्टूबर को 10:30 बजे के करीब ये सारे क्षेत्र को इसने प्रभावित किया। तो आगे है सुपर साइक्लोन स्वेप्ट टू द एंटायर कोस्ट ऑफ उड़ीसा इंक्लूडिंग द सिटीज ऑफ भुवनेश्वर एंड कटक एंड 28 कोस्टल टाउन। तो अब क्या हो गया, इस महाचक्रवात में ने, ये महाचक्रवात था, इसने भुवनेश्वर, कटक और 28 तटीय नगर थे, मीन्स की समुद्र के साथ वाले जो एरिए थे, उनको पूरी तरह से क्या कर दिया, बर्बाद कर दिया इसने, ठीक है। इतना तीव्र था ये। अबाउट 30 मिलियन पीपल वर अफेक्टेड, तो इससे 13 मिलियन जो लोग थे प्रभावित हुए थे, ठीक है। इसका असर उनके ऊपर पड़ा था। उसके अलावा अ लार्ज नंबर ऑफ लाइव स्टॉक वर किल्ड, लाइव स्टॉक पशुधन जिसको बोल देते हैं, भेड़ बकरियां वगैरह आ जाती हैं, ठीक है। तो वो इसमें पशुधन हो गया। उसके बाद स्टैंडिंग क्रॉप्स ऑफ पैडी, जो पैडी लगाया होता, जो चावल की खेती होती है उसको लगाया हुआ था, खड़ी हुई, वो वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स वर हैवनली डैमेज। तो ये बहुत ज़्यादा इनका डैमेज हुआ ड्यू टू साइलिनाइजेशन होता है कि लवणता, नमक की मात्रा का मिट्टी के ऊपर आ जाना, ड्यू टू साइलिनेशन कॉज बाय द टाइडल शरद। तो समुद्री लहरों के साथ पानी के साथ नमक भी आ गया था, ठीक है। लार्ज ट्रैक्ट्स ऑफ एग्रीकल्चर लैंड हैव टर्न इनटू इनफर्टाइल, तो बहुत बड़ा जो जमीन का हिस्सा था उसको अनउपजाऊ बना दिया। इसको नमक मिल जाता है मिट्टी में तो वो अनउपजाऊ बन जाती है, तो समुद्र के पानी के साथ नमक आके इसमें मिल गया था। लार्ज ट्रैक ऑफ साल, टीक एंड बैम्बो, ये टीक भी ट्री के नाम है। साल जो होता है, साल को हम बोल देते हैं साल, और सागवान, टीक सागवान हो गया, ठीक है। और बांस जो होता है, तो ये प्लांटेशन एरिया था, ठीक है। इनको बिल्कुल भी नष्ट कर दिया था इस एरिया को, ठीक है। डिसअपियर, विलुप्ति कर दिया था उस एरिया में से। द मैनग्रोव फॉरेस्ट बिटवीन पारादीप एंड कोणार्क वेनिश, तो वेनिश जो होता है गायब होना,
तो मानग्रीव फॉरेस्ट जो थे, ठीक है, पारादीप और कोणार्क के बीच में, तो वेनिस उसको ग्रैब कर दिया इसने। तो अब देखते हैं मॉइस्चर। मॉइस्चर क्या होता है? हाँ जी, वो आगे कहता है कि व्हेन वाटर एवेपोरेट होता है, कि भाप बन के ऊपर को जाता है, जो पानी सूरज की रोशनी पड़ती है भाप बन के ऊपर को जाता है फ्रॉम द लैंड एंड डिफरेंट वाटर बॉडी से, तो और वाटर बॉडी से इट बिकेम वाटर वेपर, तो वो क्या बन जाता है? वाटर वेपर्स बन जाता है। मॉइस्चर इन द एयर एट ए टाइम इज नोन एज ह्यूमिडिटी, तो उस समय जो हवा में नमी की मात्रा होती है उसको ह्यूमिडिटी बोल देते हैं। जैसे मैंने आपको पहले भी एग्जांपल दी थी कि ग्लास लेके हम बाहर रख देते हैं ठंडा पानी डाल के, तो उसके बाद ड्रॉप बन जाते हैं, तो ये हमें हवा की नमी के बारे में बताते हैं। When the air is full of water vapors we called it humid day, तो जब हवा में बहुत ज़्यादा नमी की मात्रा होती है तो हम उसको humid day बोल देते हैं। As the air get warmed, जब हवा गर्म होती है, its capacity to hold the water vapor increases and so it becomes more and more humid, तो जब ये हवा गर्म होती है तो इसमें जो इसमें कैपेसिटी बढ़ जाती है, वाटर वेपर को इंक्रीज करते हैं, ठीक है, कि जब हवा क्या होती है, गेट वार्म, जब ज़्यादा गर्म हो जाती है, इट्स कैपेसिटी होल्ड द वाटर वेपर इंक्रीज, तो वाटर वेपर को पकड़ने की, ठीक है, अपने साथ ले जाने की कैपेसिटी इसकी बढ़ जाती है, ठीक है। ऑन ए ह्यूमिड डे क्या होता है कि जब नमी वाला दिन होता है, क्लोथ टेक लॉन्गर टू ड्राई, तो कपड़े ज़्यादा समय लेते हैं सूखने में, एंड स्वेट फ्रॉम और बॉडी डज नॉट एवेपोरेट इजिली, स्वेट जो पसीना आ जाता है हमारी बॉडी में तो वो जल्दी क्या होता है, सूखता नहीं। जैसे सावन के महीने में देखते हो ना, सावन का महीना जब आता है तो क्या होता है, उस समय में जो पसीना आता रहता है, चिपचिपा होना लग जाता है, उस समय क्यों होता है? क्योंकि हवा में जो नमी की मात्रा बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, उसी के कारण ये होता है, ठीक है। तो मेकिंग अस फील वेरी अनकम्फर्टेबल, तो ये हमें बहुत अनकम्फर्टेबल महसूस करवाता है। हाँ जी, तो आगे कहता है कि व्हेन द वाटर वेपर राइजेस, जब वाटर वेपर राइजेस ऊपर उठते हैं, इट स्टार्ट कूलिंग, तो ये ठंडा होना शुरू हो जाते हैं। द वाटर वेपर्स कंडेंस होता है कि संघनन शुरू हो जाता है उनका, कॉजिंग फॉर्मेशन ऑफ ड्रॉपलेट ऑफ वाटर, तो इससे पानी के ड्रॉपलेट्स में जुड़ना शुरू हो जाते हैं, बनना शुरू हो जाते हैं। क्लाउड्स आर जस्ट मैसेज ऑफ सच ए वाटर ड्रॉप्स, तो जो हमारे क्लाउड्स होते हैं ना, जो हमारे बादल होते हैं ना, तो इसी का एक समूह होते हैं, इसी समूह का एक पार्ट होते हैं, ठीक है, इसी से जाके हमारे बादल बनते हैं आगे। व्हेन दीज ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर बिकेम टू हैवी, तो जब ये टू फ्लोट इन द एयर देन दे कम डाउन एज ए precipitation होती है बारिश, तो जब ये ड्रॉपलेट इतने भारी हो जाते हैं कि हवा में रुक नहीं सकते, तो ये पानी की बूंदों के रूप में नीचे ज़मीन के ऊपर आना शुरू कर देते हैं। हाँ जी, तो आगे उसने कहा था जेट प्लेन, तो आपने ऊपर जेट प्लेन उड़ता देखना है, फ्लाइंग इन द स्काई लीव ए वाइट टेल बिहाइंड दैम, तो अपने पीछे एक लंबी वाइट कलर की पूंछ छोड़ जाता है। द मॉइस्चर फ्रॉम दीज इंजन्स कंडेंसेस, नीचे उसके जो इंजन में से मॉइस्चर निकलता है ना, वो संघनन शुरू हो जाता है उसका, ठीक है। वी सी टेल्स ऑफ दीज कंडेंस्ड मॉइस्चर फॉर सम टाइम, तो कुछ समय के लिए हमें वही संघनन हुए जो मॉइस्चर है उसको दिखाई देता रहता है। व्हेन देयर इज नो एयर मूव टू डिस्टर्ब इट, जब तक हवा उसको डिस्टर्ब नहीं करती, अपने साथ बहा के नहीं लेके जाती, तो वैसे ही वो बना रहता है। तो आगे आ गया पासिफिकेशंस क्या होते हैं, दैट कम्स डाउन टू द अर्थ इन ए लिक्विड फॉर्म इज कॉल्ड रेन, तो कहता है पृथ्वी के ऊपर जल के रूप में गिरने वाला वर्षण जो होता है तो उस वर्षा कहलाता है। मोस्ट ऑफ द ग्राउंड वाटर कम्स फ्रॉम रेन वाटर, तो ज़्यादातर ये जो ग्राउंड वाटर का रेन वाटर से ही आता है, ठीक है। रेन होती है तभी ग्राउंड वाटर में वो ज़मीन भी सूख लेती है, ग्राउंड के ऊपर भी हमारे ज़मीन के ऊपर पानी आता है। प्लांट्स हेल्प प्रिजर्व वाटर, तो जो प्लांट्स होते हैं कहता है कि प्रिजर्व संरक्षण में, बचाव में, पौधे जो होते हैं जल बचाव में हेल्प करते हैं। व्हेन ट्रीज ऑन द हिल साइड आर कट, जब ट्री जो हिल के ऊपर से काट दिए जाते हैं। रेन वाटर फ्लो डाउन द बेयर माउंटेन, तो नंगे पहाड़ों के ऊपर से पानी बहुत तेजी के साथ आता है। एंड कैन कॉज फ्लडिंग ऑफ द लो लेइंग एरिया, तो नीचे वाले एरिया में वो बाढ़ का कारण बनता है। ऑन द बेसिस ऑफ मैकेनिज्म देयर आर 3 टाइप्स ऑफ रेनफॉल, तो कहता है कि क्रियाविधि के आधार पर 3 तरह की बारिश होती है, ठीक है। तो इनके नाम देखिए, तो पहले आ गई हमारी कन्वेंशनल रेन आ गई। कन्वेंशनल रेन होता है संवहनीय वर्षा, ठीक है।
तो दूसरी आ गई हमारी ऑरोग्राफिक, तो इसको हिंदी में पर्वतीय वर्षा बोल देती हैं। तो तीसरी जो हमारी आ गई साइक्लोनिक, तो साइक्लोनिक होती है चक्रवाती वर्षा बोल देते हैं जिसको। हाँ जी, कहता है कि रेन इज वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ जी, तो रेनफॉल इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द सर्वाइवल ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो प्लांट्स और एनिमल के जिंदा रहने के लिए रेनफॉल बहुत जरूरी है, ठीक है। इट ब्रिंग्स फ्रेश वाटर टू द अर्थ सर्फेस, धरती की सतह के ऊपर फ्रेश वाटर लेके आती है। सबसे फ्रेश वाटर होता है जो रेन वाटर को ही माना गया धरती के ऊपर। इफ रेनफॉल इज लेस, अगर वर्षा कम होगी, वाटर स्कैर्सिटी, पानी की कमी होगी, एंड ड्रॉट अक्कर, तो सूखा पड़ना शुरू हो जाएगा। ऑन द अदर हैंड, दूसरे विपरीत स्थिति से देखते तो इफ इट इज मोर, अगर ये ज्यादा होगी तो फ्लड टेक प्लेस, तो बाढ़ें आना शुरू हो जाती है। तो अदर फॉर्म्स ऑफ प्रेसिपिटेशंस आर स्नो, स्नो होता है बारिश का जो होता है कि बर्फबारी का पड़ना। तो हेल्स होता है, ये देखो पहले हेल्स होता है ओले पड़ना, पंजाबी में इसको गड़े बोल देते हैं, ठीक है। तो स्टील्स होता है जब बारिश भी होती है और हेल्स भी इकट्ठे हो, तो ये दोनों जब इकट्ठे पड़ते हैं तो उसको स्टील्स बोल देते हैं। तो अब साइक्लोनिक रेन देखते हैं। साइक्लोनिक रेन कम दबाव के कारण जो चक्रवाती वर्षा पैदा होती है, ठीक है, उसको साइक्लोनिक रेन बोल देते हैं। उसके बाद आ गया हमारा रिलीफ और ऑरोग्राफिक रेनफॉल। तो रिलीफ और ऑरोग्राफिक क्या होती है कि जब बादल ऊपर पहाड़ों के ऊपर निकलते हैं तो पहाड़ों से टकरा के ठंडे होने के कारण बारिश करती हैं, तो इस तरह की बारिश को हम क्या बोलते हैं, ऑरोग्राफिक रेन बोल देते हैं या रिलीफ बोल देते हैं। तो उसके बाद कन्वेंशनल रेनफॉल क्या होती है, वार्म एयर। तो क्या होती है कि जब लैंड की तरफ मॉइस्चर हवाएं बहना शुरू कर देती है तो तब ये वाली बारिश होती है। हाँ जी, कोशिश की है कि हर चीज़ को रेलिवेंट पिक्चर के साथ, डायग्राम के साथ समझाने की। अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, घंटी वाला बटन प्रेस कर देना ताकि मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल पाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।